अब जब ये हो जाता है तो उन दोनों कंसर्न मंत्रियों को जब देखा गया कि ये चीज कौन इतनी काया पलट कर रहा है, तो हेल्थ सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए सत्येंद्र जैन जी को अंदर कर दिया। और एजुकेशन सिस्टम जब बेहतरीन हुआ तो उनको पता था ये मनीष सिसोदिया जी की वजह से और उनकी तरफ से तैयार किया हुआ एक बेहतरीन रोड मैप था, तो उनको अंदर कर दिया। कांटे हमको चुभे वो समझ में आता है, आवाम के कांटे नहीं चुभने चाहिए और इसलिए वो जिम्मेदारी हमें मिली है। वो कांटे निकालेंगे आप? वो कांटे निकालने हैं। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिविक सेंटर में एमसीडी के ऑफिस में, और हमारे साथ मौजूद हैं एमसीडी में डिप्टी मेयर, दिल्ली के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल साहब। नौजवान हैं लेकिन फिक्र जो है वो बड़ी आला सतह की। इनकी तरबियत जो हुई है वो जाहिर है कि जो हमारे एमएलए कई बार के रहे हैं, डिप्टी स्पीकर रहे दिल्ली विधानसभा में शोएब इकबाल, कौन नाम नहीं जानता, वैसा ही शेरदिल इनके अंदर भी पाया जाता है। और यही वजह है कि आज ये दिल्ली के डिप्टी मेयर बन गए। सियासत में ऐसे कम चेहरे नजर आते हैं जो अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से और लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में बहुत जल्द जगह बना लेते हैं। आज भी आप इनकी तस्वीरें देखते होंगे सोशल मीडिया पे, कैसे राहुल गांधी हो या दूसरे लीडर, वो आज हो सकता है कि दुकानों पे जा रहे हो, लेकिन मैं शुरू से देख रहा हूं आले मोहम्मद इकबाल को कि ये आम लोगों के बीच में रहते हैं। इनको कुर्सी से बहुत ज्यादा प्यार नहीं है। यही वजह है कि इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली की मिली है। इसी पर हम बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के लीडर भी हैं। आले मोहम्मद इकबाल साहब, आपका खैर मकदम है। जी जी, बहुत शुक्रिया साहब। कैसे लग रहा है इस वक्त, आप डिप्टी मेयर हैं दिल्ली के, बड़ी जिम्मेदारी है? देखिए, ये जिम्मेदारी बहुत अहम है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। और मैं अपना आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बड़ी एक अहम जिम्मेदारी से मुझे नवाजा है। मेरे आवाम का शुक्रिया, जिन्होंने एक बहुत बड़े पैमाने पे मुझे एक जीत दी, पुरानी दिल्ली की आवाम ने, और दिल्ली के और हमारी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब का शुक्रिया कि जिन्होंने एक अहम जिम्मेदारी, जो दिल्ली की आवाम की बुनियादी मसाइल, दिल्ली की आवाम की बुनियादी परेशानियों से, क्योंकि मैं हमेशा, मेरा ये मानना है कि एमसीडी कॉरपोरेशन जो है, दिल्ली कॉरपोरेशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आप आवाम से डायरेक्ट संपर्क में रहते हो। बिल्कुल। और आज हफ्ते का दिन है, सरकारी छुट्टी होती है और मैं आपके सामने अपने ऑफिस में हूँ। बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि उससे पहले, आपके आने से पहले आवाम का तांता था। संडे, सैटरडे, सरकारी छुट्टियां मेरे लिए वो नहीं है, आवाम के बीच में रहना। नहीं, आपको तो घर में भी ऑफिस और वहाँ पे भी आप रेगुलर बैठते थे। जी जी बिल्कुल। और ये मेरा मानना है, देखिए, जैसे मछली की एक पहचान है कि मछली पानी में है तो जिंदा है, मछली पानी से बाहर निकल गई तो मर गई। और लीडर अगर अपनी जनता के बीच में है तो जिंदा है, जनता से दूर हो गया तो मर गया। अच्छा, चूंकि आले मोहम्मद आपका नाम, और इस वक्त जो हालात हैं, जो सियासत चल रही है, क्या नहीं लग रहा है कि ये कांटों भरा ताज भी है? आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी? देखिए, कांटे हमको चुभे वो समझ में आता है, आवाम के कांटे नहीं चुभने चाहिए और इसलिए वो जिम्मेदारी हमें मिली है। वो कांटे निकालेंगे आप? वो कांटे निकालने हैं, और वो कांटे निकालने बहुत ज़रूरी हैं। किसी ना किसी को तो चुभने हैं। वो कांटे अगर हमको चुभते हैं तो कोई बात नहीं, पब्लिक को कांटे नहीं चुभने हैं। आज इस ऑफिस में बैठना मकसद नहीं है। इस ऑफिस से कितने लोग फैजियाब हो रहे हैं, कितने लोग फायदेमंद हो रहे हैं, और कौन से ज़रूरत के काम हैं, उनके अवाम, उनकी परेशानियां, उनके मसाइलों को दूर करना, इसलिए ये ओहदा मिला है। और यही वजह है कि यहाँ पर सुबह जब हम आ जाते हैं तो रात नहीं देखते, और फिर दिल्ली के कोने कोने में घूम रहा हूँ, दिल्ली की 70 विधानसभाओं में जा रहा हूँ, दिल्ली के कॉरपोरेशन के 250 वार्डों में जाता हूँ और देखता हूँ। तो कॉरपोरेशन से मुतालिक तो देखता हूँ कि 15 साल में बीजेपी ने इस एमसीडी का क्या बुरा हाल कर दिया। हमने देखा कि आप हॉस्पिटल भी पहुँच जाते हैं अचानक, जी, स्कूल भी आप गए जी। तो
क्या मतलब इसका क्या मकसद होता है कि क्यों ये हालात देखने के लिए या समझने के लिए, क्या इसका? देखिए, सबसे पहले इसके अंदर ये देखा जाता है, मैं ये देखता हूँ, और हम एक सरप्राइज विजिट कर रहे हैं और ऐसे ही रैंडमली गए, किसी हॉस्पिटल में घुस गए, पेशेंट बन के घुस गए, और स्कूल्स में गए, ऐसे ही देखा कि कंडीशन क्या है, एकदम एक्चुअल कंडीशन क्या है। अगर मैं प्री प्लान जाऊंगा, डिपार्टमेंट से ऑर्डर निकलेंगे कि डिप्टी मेयर आ रहे हैं, तो पूरी तैयारियां होंगी, बहुत अच्छा मेकअप किया जाएगा, अच्छी सफाई सुथराई रखी जाएगी, पूरा सिस्टम बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो उस सिस्टम, जो एक्चुअल सिस्टम क्या है, तो इसलिए सरप्राइज विजिट करना, सरप्राइज हॉस्पिटल्स में जाना, सरप्राइजली स्कूलों में जाना, तो कंडीशन, करंट कंडीशन उसकी पता चले। वरना हमारे जाने से पहले तो पूरी तैयारियां होंगी, पूरा महकमा अलर्ट हो जाएगा, वहाँ पे टीचर्स अलर्ट हो जाएंगे, प्रिंसिपल अलर्ट हो जाएंगे, बच्चों को ये कह दिया जाएगा बेटा कोई शिकायत मत बताना, हॉस्पिटल में जाने से पहले पेशेंट को ये बता दिया जाएगा कोई कंप्लेंट मत करना, वरना तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे। तो तुरंत ही सुबह उठते ही निकल जाते हैं एकदम ही, भाई आज इस स्कूल में चलो, आज इस हॉस्पिटल में चलते हैं, बताते नहीं, ज्यादा लोग लेके नहीं जाना, 3-4 लोग गए स्टाफ के, चले गए। वरना पहले जमाने में आपको ये था, नेताजी खादी में जाएंगे, उनका गाड़ियों का काफिला लगेगा, और काफिला लगने के बाद सिक्योरिटी गार्ड होंगे, आ रहे हैं, और लग रहा होगा 2-2 घंटे पहले, 3-3 घंटे पहले इलाके में उधम मचेगा। तो मैं इन सब चीजों के पर्सनली खिलाफ हूँ। अरविंद केजरीवाल जी इस चीज के खिलाफ हैं। वीआईपी सिस्टम हो, वीआईपी कल्चर। आपने अरविंद केजरीवाल का, और नाम तो आना ही था, क्योंकि वो लीडर हैं आपके, और देश के लीडर हैं आप, नेशनल पार्टी आपकी हो गई है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब दिल्ली सरकार को ये बीजेपी जो है केंद्र की सरकार नहीं चलने दे रही है, तो फिर एमसीडी का क्या हाल होगा? ये मतलब इससे कैसे लड़ा जाएगा? ये सरकार जो न चलने देने का मामला है। अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, पहले एक जमाने तक लड़ाई चली कि दिल्ली किसकी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो चुनी हुई सरकार है, जिसको लोगों ने चुना है, उसकी दिल्ली होगी। लेकिन अब ये ऑर्डिनेंस लेकर के आ गए कि नहीं साहब, आप ट्रांसफर पोस्टिंग, यानी अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं कर दी। ये इसको कैसे देखिए, साफ तौर पे देखा जाए तो मुमताज साहब, ये जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है। अफसोस ये होता है कि जिस हम मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक बहुत मजबूत कानून बनाया है, बहुत मजबूत संविधान दिया है, और इतना बेहतरीन संविधान दिया है कि हमें इस मुल्क में उन्होंने जीने का अधिकार दिया है। बिल्कुल। 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच, बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 5 जजों की बेंच, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उसने ये कहा कि सर्विसेज के जो मैटर्स हैं वो चुनी हुई सरकार देखेगी। बिल्कुल वही। और एलजी का काम सिर्फ ये है कि 3 काम देखने हैं एलजी साहब को, लैंड, दिल्ली के अंदर लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, और अपना जैसे दिल्ली पुलिस, ये 3 चीजें एलजी साहब को देखनी है। ट्रांसफर पोस्टिंग का काम चुनी हुई सरकार का है, मुख्यमंत्री का है। कल रात को 10:30-11 बजे न्यूज चैनल्स में एक न्यूज ब्रेक होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लाती है, और मतलब एक तरीके का कानून बना लिया जाता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चले जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देखेगी। तो इसका मतलब फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या मायने हुआ? इसका मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की दिए हुए आदेश, जो एक खुद इतना बड़ा मतलब ऑर्डर है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई है ही नहीं, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो 5 जजों की बेंच है, उसके ऊपर तो कोई दिखता ही नहीं है, कानून में, संविधान में उसके ऊपर कोई है ही नहीं। मतलब इसका मतलब तो फिर सुप्रीम कोर्ट में कोई जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की उस बेंच से अगर आप इत्तेफाक नहीं रखते, तो आप रातों रात एक कानून बना दोगे, और कानून बनाने के बाद फिर सुप्रीम कोर्टों का तो फिर ये कब्जा क्यों? मतलब क्या मतलब? ये राजनीति नहीं करने देना चाहते? जो आपके उप मुख्यमंत्री थे, उन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके, और वो भी इस वक्त जो है जेल में। हाँ, इससे पहले एक मंत्री थे। अब ये कहा जा रहा है साहब, शिकंजा जो है वो अरविंद केजरीवाल पर भी कसा जा रहा है। मतलब ये है, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? कौन सी? देखिए, दिल्ली में जब 2014 में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, तो केजरीवाल जी की सरकार बनने के बाद दुनिया में 2 चीजें बहुत मशहूर हुई। एक दिल्ली सरकार का हेल्थ सिस्टम, और दिल्ली सरकार का एजुकेशन सिस्टम। और अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप के अंदर 2 मंत्रियों ने हेल्थ सिस्टम को सुधारा। जैसे मोहल्ला क्लिनिक, हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई सबसे पहले कोई चीज लाया, हर मोहल्ले के अंदर क्लिनिक, वो
सत्येंद्र जैन जी की देन थी। और दिल्ली सरकार के स्कूलों को जो एक काया पलट हुआ, जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी क्रांति अगर एजुकेशन के अंदर कोई लाया है, तो आप देख सकते हैं दिल्ली सरकार के स्कूलों को देखेंगे तो एक 5 स्टार होटल को देखेंगे, दिल्ली सरकार के स्कूलों को देखेंगे तो एक फर्क है, वो मनीष सिसोदिया जी के लीडरशिप में हुआ। जब ये चीज को देखते हुए पंजाब हम जीतते हैं, दिल्ली कॉर्पोरेशन जीतते हैं कि हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन, अगर आप हेल्थ और एजुकेशन ही कोई सरकार अपनी रियासत में सबसे बेहतरीन दे दे तो मैं समझता हूँ सरकार को कोई हिला नहीं सकता। और यही वजह है कि 3 दफा आम आदमी पार्टी दिल्ली जैसी देश की राजधानी के अंदर चुनाव जीतती है। और उसके बाद ये 2 चीजें इतनी फेमस हो जाती हैं, वर्ल्ड वाइड हो जाती है कि आज अमेरिकन की राष्ट्रपति की वाइफ भी अगर दिल्ली आ रही है तो दिल्ली सरकार के स्कूल को विजिट करना चाहती हैं। आज से पहले इतिहास में कभी हुआ नहीं। अब जब ये हो जाता है तो उन दोनों कंसर्न मंत्रियों को जब देखा गया कि ये चीज कौन इतनी काया पलट कर रहा है, तो हेल्थ सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए सत्येंद्र जैन जी को अंदर कर दिया। और एजुकेशन सिस्टम जब बेहतरीन हुआ तो उनको पता था ये मनीष सिसोदिया जी की वजह से और उनकी तरफ से तैयार किया हुआ एक बेहतरीन रोड मैप था, तो उनको अंदर कर दिया। 7 कैबिनेट मिनिस्टर्स में से 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स हमारे आज जेल में हैं। इनको पता है कि इनको कमजोर करना है, इनको खत्म करना है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ इससे कमजोरी नहीं होती है, इससे और ताकत मिलती है और बल मिलता है। और उसके साथ और दुगनी हम मेहनत कर रहे हैं हेल्थ सिस्टम में भी और एजुकेशन नहीं। तो ये तो ठीक है कि मेहनत तो आप कर रहे हैं, वो दिखाई भी दे रहा है, नजर आ रहा है, लेकिन ये लड़ाई फिर ये कब तक और कैसे लड़ी जाएगी? इसमें मतलब क्या रास्ता है कि इनसे मुकाबला किया जाए? अभी 2024 भी आ रहा है, उसकी भी तैयारी हो रही है। और क्या बीजेपी को डर है कि कहीं केजरीवाल जो है नेशनल, चूंकि नेशनल लीडर तो हो ही गए हैं, नेशनल पार्टी बन गई, मतलब कौन सा डर, आपको क्या लगता है अगर मैं पूछूं कि बीजेपी को क्या डर है इनसे? देखिए, डर नहीं है, वो एक परेशानी साफ तौर पे है। पंजाब जीतना, एमसीडी में 15 साल बाद किसी एक ऐसी पार्टी का आ जाना जो कभी इन्होंने सोचा नहीं था। और देखिए, आम आदमी पार्टी की सिर्फ एक ही पॉलिसी है, डेवलपमेंट। और जो भी सरकार डेवलपमेंट करेगी उसको माइलेज मिलेगा। पब्लिक अपना दूसरी चीज़ों से, मतलब हिंदू मुस्लिम से और मजहबी लड़ाइयों से पक गई है। पब्लिक ना डेवलपमेंट चाहती है। डेवलपमेंट क्या चाहती है? अच्छा पानी, अच्छा सीवर, अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज। पब्लिक अब डेवलपमेंट की बात करो, आम इंसान जो है वो डेवलपमेंट मांगता है। और यूएसपी सिर्फ एक ही है अरविंद केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी की, भाई डेवलपमेंट। हमें फालतू चीजों में जाना नहीं है, दाएं क्या हो रहा है, बाएं क्या हो रहा है। तो ये अब देश एक सेकंड ऑप्शन के तौर पे अरविंद केजरीवाल जी को देख रहा है। और ये जो डेवलपमेंट वाली जो पॉलिसी है ना, ये कोई भी सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगी। और यही वजह है, आप दूसरे रियासत में चले, कर्नाटक में भी हाल ही में चुनाव हुआ, 200 यूनिट फ्री देंगे। अब यूपी में चले आइए तो समाजवादी ने कहा कि हम बिजली फ्री देंगे, हम बसों के अंदर महिलाओं को फ्री करेंगे। कर्नाटक में हुआ। तो इसकी शुरुआत तक में आले साहब ये भी कहा कि हम 4% जो मुस्लिम रिजर्वेशन है वो भी बहाल करेंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि केजरीवाल कभी इतनी हिम्मत कर पाएंगे। ये मतलब मैं एक सवाल कर रहा हूँ। नहीं करेंगे और होगा, हर किसी के साथ बराबर का है। कर्नाटक में उन्होंने कहा है, बहुत अच्छी चीज़ है और मैं इसकी तारीफ भी करता हूँ। ऐसी चीज़ होनी भी चाहिए। नहीं, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि जितनी तेजी से आम आदमी पार्टी से मुसलमान कनेक्ट हुआ, मैं समझता हूँ कि उसमें अब फर्क आता जा रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा फर्क नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ हुई है कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है। और कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि इंटरनल भी कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई हैं और उन गलतियों को सुधारने का बिल्कुल होना चाहिए। और मेरा मानना है कि उसको बिल्कुल हम सुधार करा भी था। और कहीं ना कहीं वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो हुई थी। और आज सुनिए, अगर ऐसा होता तो मैं दिल्ली के सबसे बड़ी मुस्लिम पॉकेट से चुनाव लड़ता हूँ। और पुरानी दिल्ली के, देखिए, आप अपनी बात न कीजिए, मैं आपको एग्जांपल कह रहा हूँ। कहीं ऐसी आम आदमी पार्टी की वजह से आप नहीं जीते हैं। आपके यहाँ मैंने देखा है, चुनाव में मैं गया था, आपने बैनर पोस्टर ये सब कहीं कुछ नहीं, आप अपने नाम से जीत गए। देखिए, उसकी बात मत कीजिए, शोएब इकबाल हो, आप हो, सब नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उर्दू एकेडमी है, देखिए उसकी हालत क्या है, गवर्निंग बॉडी से लेकर के और तमाम आप देख लीजिए। इसके अलावा माइनॉरिटी जो हमारा कमीशन है उसकी हालत देख लीजिए। अगर पूछा जाए कि माइनॉरिटी कमीशन के कुछ काम बता दीजिए कि कौन सा काम माइनॉरिटी कमीशन कर रहा है, तो
देखिए, आप आए डिप्टी मेयर बने, मैं देख रहा हूँ कि आप हॉस्पिटल भी जा रहे हैं और स्कूल भी जा रहे हैं और मीटिंग भी है और सैटरडे में भीड़ लगी हुई है, लेकिन बाकी इदारे मतलब ये जो वहाँ बनाए गए हैं वो इसके जिम्मेदार या क्या है, क्या ये क्यों इस तरीके, क्योंकि गलत मैसेज जा रहा है ना ये। देखिए बात गलत क्या जा रहा है, माइनॉरिटी इदारे, नहीं माइनॉरिटी इदारे को अगर हम एक फाइल एलजी ऑफिस में जाती है, चीफ सेक्रेटरी सारी फाइलें जो आज एल्डरमैन हम नहीं, मतलब उर्दू एकेडमी खराबी एलजी की वजह से, बिल्कुल सब एलजी साहब की वजह से हो रहा है। आज क्या हो रहा है, आज आप कुछ माइनॉरिटी कमीशन में और आले साहब माइनॉरिटी कमीशन में उर्दू जो चेयरमैन जो जिम्मेदारी है जिनको दी है भाई, एक पढ़े लिखे आदमी को, या मतलब ये भी तो एक सरकार की जिम्मेदारी, उसमें तो एलजी का कोई अमल दखल नहीं था। वहाँ जाकिर साहब हैं तो उनको बनाया, एक जिम्मेदार इंसान को दिया। नहीं, हम देखिए किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जो पोस्ट रही है एक कमीशन है, आप समझ लीजिए माइनॉरिटी कमीशन जो है, वहाँ जो जिस तरीके जिस क्लेबर का आदमी चाहिए था, क्या आपको लग रहा है कि वो है? देखिए वो पार्टी आला कमान का एक फैसला है और उस पर मैं ज्यादा कुछ तो नहीं। चलिए मैं इसलिए देखिए मैं आले मोहम्मद साहब इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को ये लग रहा है, जो मुस्लिम है उसको बड़ी उम्मीद थी, कांग्रेस को साइड लाइन किया और दिलो जान से जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गया। लेकिन दिल्ली तो सिर्फ नहीं है, अभी यूपी में संजय सिंह इतना अच्छा बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और जितनी बेबाकी से संजय सिंह बोलते हैं, मैं समझता हूं कि अभी हिंदुस्तान में कोई लीडर है नहीं उतना खुलकर बोलने वाला। लेकिन इसके बावजूद लोग देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि लीडर तो अरविंद केजरीवाल है, उनकी जबान से कभी कोई चीज नहीं निकलती है। ऐसा क्यों है? ये मतलब संजय सिंह बोलते हैं लेकिन केजरीवाल चुप रह जाते हैं, ये क्या? नहीं, अब एक बात बताइए, ऐसा नहीं है, आप उसको बिल्कुल गलत वे में ले रहे हैं। वो अभी दिल्ली के एक मुख्यमंत्री हैं, अगर संजय सिंह जी जो बोल रहे हैं वो आम आदमी पार्टी का स्टैंड है और वो अरविंद केजरीवाल जी की परमिशन के साथ बोल रहे हैं, कोई भी वो अपने अल्फाज नहीं बोल रहे हैं, वो पार्टी का एक स्टैंड है। जो संजय सिंह साहब बोलते हैं वो आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है और उसमें कोई दो राय नहीं है, और वही अरविंद केजरीवाल जी का स्टैंड है, वही आले मोहम्मद का स्टैंड है, वही पूरी आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर्स का स्टैंड है। जो संजय सिंह साहब हमारे चीफ स्पोक पर्सन भी हैं, हमारे मोस्ट सीनियर लीडर हैं, हमारे नेता हैं, अगर वो जितना खुल के बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी में माइनॉरिटीज के लिए को लेकर कोई नहीं बोल रहा जो संजय सिंह बोल रहा है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ और बस कि सीए का मूवमेंट चला यहाँ पे, सारी पार्टियां गई, लेकिन आम आदमी पार्टी से कोई नहीं गया। मैं था, शेख इकबाल साहब थे, सारे लोग, अमानतुल्लाह खान साहब थे, अब्दुल रहमान साहब थे, अपने जितने हमारे लीडर्स हैं सारे दिल्ली के मुस्लिम सारे विधायक थे। नहीं तो फिर ये क्यों मैसेज जा रहा है कि मुसलमानों के साथ आम आदमी पार्टी नहीं खड़ी हुई? अपोजिशन देखिए हर चीज़ की वो बातें रखती है और वो कहना है, वो देखिए मैं उस पर बहस में नहीं जाऊंगा कि वो जनता जानती है, वो अपोजिशन के ऊपर बात होती है। आम आदमी पार्टी के सारी मुस्लिम लीडरशिप, सबसे पहले मैं था और हम लोग थे, सब लोग उसमें अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे थे। तो जो गलत फहमियाँ है वो दूर की जाएंगी, बिल्कुल दूर की जाएंगी, और गलत फहमियाँ थी मगर वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो गई। ऐसा नहीं है, उसको कहीं कुछ कमी पेशी भी होगी उसको दूर किया जाएगा। वैसे अब कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो एक वक्त था, एक दौर था, चुनाव के वक्त में अपोजिशन पार्टीज होती हैं जो उसको बूस्ट करती हैं, बहुत हाइप दे देती हैं, तो बहरहाल वो ऐसी चीज कुछ नहीं है। गलत फहमियाँ दूर हो रही हैं, हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, साथ है, और सॉफ्ट माइंडेड पार्टीज के साथ मुसलमान हमेशा रहा है। कह रहे कांग्रेस की तरफ जा रहा है मुसलमान, फिर कहाँ? दिल्ली में भी जा रहा है और बाहर भी जा रहा है। देखिए ये अभी नहीं कह सकता, जो अगला चुनाव आएगा, अभी देखना है, लोकसभा का चुनाव आएगा, देश का बड़ा चुनाव आएगा। नहीं, आप कह रहे हैं हमारा तुल्ला, लेकिन उनको कह रहे हैं काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। कौन नहीं काम करना है? वक्फ बोर्ड की जो हालत है वो आप देख रहे हैं। देखिए अब काम करेंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग हमारे पास आ गई हैं। कहाँ आ गई है? वो तो रोक लग गई। अब हम चुनौती देंगे ना सुप्रीम कोर्ट में, अब हम जाएंगे, फिर मंडे ऑर्डिनेंस आ गया। अरे ऑर्डिनेंस को हम चुनौती दे रहे हैं, इसी ऑर्डिनेंस को। अभिषेक मनु सिंघवी साहब इसको जो हमारे वकील हैं, और वो भी कांग्रेस के वकील हैं, मोस्ट सीनियर वकील हैं, मैं चाहूंगा कि आप उनसे भी मिलें इस मुतालिक, और वो इसको चुनौती देने जाएंगे, और कल हम इसको मंडे को सुबह ही लगा रहे हैं इस मसले को। तो मतलब जो भी काम नहीं हो रहा है उसके लिए केंद्र सरकार और एलजी साहब जिम्मेदार है, इसमें दिल्ली रुकावट है। देखिए जिम्मेदार नहीं है, रुकावट नहीं डालनी चाहिए। डेवलपमेंट के काम को लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग चुनी हुई सरकार करेगी, उसको पता है कि कौन सा सीओ लगाना है। आज वक्फ बोर्ड में इमामों की तनख्वाह का मैटर सीओ रोक के रखते हैं, वही कह रहे हैं, सीओ रोक के रखते हैं, मगर बदनाम कौन होता है? वक्फ बोर्ड। बदनाम कौन होता है? चेयरमैन। और मगर आम इंसान को ही नहीं पता किसी एक अधिकारी की वजह से हो रहा है। हम चाहते हैं कि अधिकारी वो आए जो काम कर सके, जो चेयरमैन के कामों को रोके नहीं, और ऐसे ही हम चाहते हैं कि जो सचिवालय में बैठे अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्रियों की फाइलों को ना रोके। अब हम चाहते हैं कि उर्दू अकेडमी के अंदर ये बंदा सही है, मगर वो नहीं कि वो चीफ सेक्रेटरी साहब एलजी साहब को फाइल भेज देंगे, भाई वो नहीं, दूसरे को भेजो
जिसको उर्दू की ABCD नहीं पता, जिसको अलिफ बा नहीं पता, वो उर्दू एकेडमी का चेयरमैन कैसे बनेगा? हमारी ये ऑब्जेक्शन रहेगी। ऐसे ही जो दिल्ली के अंदर सिर्फ माइनॉरिटीज के वो पद नहीं, चेयरमैन के वो पद नहीं, कि दिल्ली में XYZ जितने भी पद हैं, हम नहीं, उस तो फाइल आप को। कह रहे हैं कि जो ABC अलिफ बे न जानता हो, तो ये किसने बनाया था चेयरमैन? कौन से अलिफ बे वाली, कौन से वाले अलिफ बे उर्दू एकेडमी का चेयरमैन कौन से वाले चेयरमैन जो भी हैं? जो है, तो मैं कह रहा हूँ कि एक हम जो बनाना चाहते हैं, अभी उर्दू एकेडमी का टाइम खत्म हो गया ना, अब नया जब भी बनेगा कि जब हमारे हाथ में पूरी पावर्स होंगी। अच्छा। जब पावर्स नहीं होंगी तो हम कहाँ से भेज देंगे? नहीं वो अच्छा, अब कोई और बना देंगे वहां से, वो अपने मतलब के बना देंगे। हम नहीं चाहते वो बने। आले साहब, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप डिप्टी मेयर हैं, लेकिन जो दिल्ली का खास तौर से मुसलमान है वो आपको मेयर मानता है, उनको बहुत खुशी है। मैं बहुत लोगों से मैंने जाके मुलाकात की, मैंने बात की, तो उनको बहुत लग रहा है कि जैसे आले मोहम्मद चूंकि इतनी प्यारी शख्सियत है हर एतबार से, देखने में भी और काम में भी, मोहब्बत, तो उनको लग रहा है कि नहीं ये तो हमारा मेयर है। तो जहाँ जहाँ मौका है कि क्या चीज़ उनके लिए, मैं अलग से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ पे शिकायतें रही हैं, क्या वो शिकायतें दूर हो पाएंगी? आप उसमें कोई कहीं रुकावट तो नहीं है? देखिए, कोई रुकावटें नहीं है। मेरा एक ऑफिस इसी सिविक सेंटर में, पहले मेन गेट पे लोगों को पास बनवाने पड़ते थे, आज पास नहीं बनता। लोगों की एंट्री बहुत मुश्किल होती थी, आज सीधे आओ, तुरंत मुझसे डायरेक्ट मुलाकात करें, कोई परेशानी दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे दोपहर के बाद से बैठ जाता हूँ, शाम को कितनी देर हो जाए वो नहीं, वो आवाम के ऊपर बात है। आवाम जितनी आएगी, मैं हर किसी से मिलता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ। पूरी दिल्ली से आवाम माशाल्लाह यहाँ आती है, डेली 400-500 लोग मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे अल्लाह ताला ने ये जो जिम्मेदारी दी है, मैं इसको निभा रहा हूँ। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि पूरी ईमानदारी के साथ, आवाम ने जो उम्मीदें सोची हुई हैं उसके साथ मैं उस वक्त को पूरा करूँ, मुकम्मल करूँ। तो बहरहाल ये थे आले मोहम्मद इकबाल, और इन्होंने कहा कि लोगों ने चुना हमें और जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी को हम अदा करेंगे। जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करेंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुसलमान आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया।